अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटे। ओपन न्यू बायोलॉजी बुक, अपनी बुक का नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ चैप्टर नंबर 15, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। वीडियो को लाइक करना बेटे आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। इसे लाइक करें। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टाइप के बेटे ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो स्टिमुलस हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने डिटेल से स्टडी करना है, उसके डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, उनकी वर्किंग और डिफरेंट टाइप की जो डायग्राम्स यहाँ पे आएंगी वो मैं आपको ड्रॉ करवाऊंगी। और इन द एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अपनी बुक का पेज नंबर 26 आप लोग ओपन करें। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। To survive, every animal must stay connected to the world through around it. They need to sense and respond to changes in the environment. The activities of their organs and systems are also coordinated. For example, the heart rate, breathing rate, digestion, and many other functions are coordinated. Due to such coordination, every function is regulated according to the needs of the body. In humans and other complex animals, there are two types of coordination. Number one, nervous coordination controlled by the nervous system. Number two, chemical coordination controlled by the endocrine system. This chapter deal with the detail of human nervous system. जस्ट इंट्रोडक्शन को मैंने अभी स्टडी किया, रीड किया। हर एनिमल को सरवाइव करने के लिए इस पूरे वर्ल्ड के साथ बेटे कनेक्टेड रहना पड़ता है, ठीक है। हमें सेंस करना पड़ता है, अपने इर्द गिर्द को रिस्पॉन्स करना पड़ता है, अपनी इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रही हैं उनके साथ, ताकि हम यहाँ पे सरवाइव कर सकें। हमारे ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो फंक्शंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट रेट है, हमारा ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, और हमारी बॉडी के बहुत सारे दूसरे फंक्शन जो हैं ये क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल हो रही होती हैं, और एक कम्प्लेक्स जो है पूरा सिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब कॉमन एग्जांपल आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाता था बेटे, लंग्स में जाता था। यानी कि अब ब्लड हार्ट से आ रहा है, वो कौन सा सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था। कहाँ जा रहा था, लंग्स में जा रहा था, डैट इज पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसी तरह किडनीज हैं, वो भी हार्ट के साथ मिलके काम कर रही हैं, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारी डाइजेशन होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ब्लड के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट बेटे सारे के सारे सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी के, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिलजुल के चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारी एक सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ में हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ हमारा एक लिंक है, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ लिंक है, बहन भाइयों का आपस में एक लिंक है, हम अपने नेबर्स के साथ मिलके रह रहे हैं, अपनी एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, ठीक है, एक सिटी के अंदर रह रहे होते हैं। हर चीज़ में आप जहाँ भी कहीं उठा के देख लो, इवन हमारी बॉडी के सिस्टम्स देख लो, हमारा सोशल बिहेवियर देख लो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन जो है डैट मस्ट बी नेसेसरी। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने पढ़नी है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में और दूसरी तमाम तरह के जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें दो तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है बेटे ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। दूसरी कोऑर्डिनेशन का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन।
केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं उनसे जो है वो कंट्रोल की जाती है। इस चैप्टर में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, और जो कि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद नर्वस कोऑर्डिनेशन। टॉपिक नंबर है 15.1, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। Nervous coordination. In nervous coordination, the nervous system control coordination with external environment and among the different parts of the body. Nervous coordination is done by means of electrical signal. 15.1.1 Basic elements of nervous coordination. For homeostasis, the nervous system is the most important because it regulates other systems and also maintain homeostasis by itself. You have studied the basic elements of homeostasis. Here you will study them with reference to the nervous system. Number 1 is receptor. These are organs, tissues or cells such as eyes, ears or skin that detect stimuli, the change in the external or internal environment. They act as transducer. When they receive stimuli, they generate nerve impulse in sensory neuron for processing the information. The sensory neuron carry nerve impulse to central nervous system. Number 2, central nervous system. It is the control center of nervous coordination. It consists of brain and spinal cord. These parts are made up of associative neurons, also called interneuron. They receive the nerve impulse from sensory neuron and process them. After processing, they send nerve impulse to effector via motor neurons. Number 3, effectors. These are the parts which produce responses on receiving nerve impulse sent by the central nervous system via motor neurons. Muscles and glands act as effector. Muscles produce response by contracting while glands produce secretion. So, in nervous coordination, the path of the message nerve impulse consists of receptor, sensory neuron, central nervous system, motor neuron, and effector. In this pathway, the neuron act as functional unit. मैंने अभी जो टॉपिक रीड आउट किया डैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अभी जो टॉपिक रीड आउट किया मैंने डैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन के नर्वस सिस्टम जो हमने भी डिटेल से पढ़ना है आगे चल के बेटे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम जो है हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये होती है बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए जो है ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन होती है। कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सारी हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमने यहाँ पे जिसकी मैंने रीडिंग की डैट इज़ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था जब मैंने आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था बेटे। जब हमने किडनी पढ़ी थी वहाँ पे भी हम ये टॉपिक पढ़ के आए थे, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो अदर सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करता है, उनको रेगुलेट करता है और होम्योस्टेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। पूरे नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे बेसिकली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो टर्म्स हमारे पास आती हैं कौन कौन सी बेटे। रिसेप्टर्स आएंगे, स्टिमुलस आएंगे, इफेक्टर्स आएंगे, ठीक है, ये सब। और किस तरह से पूरा एक एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग पढ़ोगे डैट इज़ रिसेप्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम? रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, ये टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये सेल भी हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी आइज़ हैं, ईयर्स हैं या फिर हमारी स्किन है। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स हैं, वो टिश्यूज़ हैं, वो सेल्स हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्टिमुलाई? स्टिमुलाई क्या चीज़ होती है? किस भी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। और जो रिसेप्टर होते हैं वो उस स्टिमुलाई को क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर। क्या वो किस तरह से एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर।
अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांसड्यूसर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है दे एक्ट एज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर जो है बेटे, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, इसके अंदर सनलाइट आ सकती है, ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स की एग्जांपल लूँ, ग्रीन प्लांट्स आर एक्ट ग्रीन, या आप ये कह सकते हो कि ग्रीन प्लांट आर ट्रांसड्यूसर। कैसे ट्रांसड्यूसर्स हैं? ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो है वो एग्जांपल होगी ट्रांसड्यूसर की। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? ट्रांसड्यूसर कुछ भी हो सकता है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो रिसेप्टर्स का मेन काम क्या होता है? ये स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे इन सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और फिर आगे जो है फर्दर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो फिर इस इम्पल्स को लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है? वो लेके जाती है टूवर्ड्स सेंसरी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। मैं आपको सारी एग्जांपल इसकी एक कॉमन एग्जांपल देके आपको सारा ये पूरा सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। रिसेप्टर्स क्या हो गए? व्हाट आर रिसेप्टर्स? अभी मैंने बताया है, ये ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, या फिर हमारे सेल हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो चेंज आता है, ठीक है, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकते हैं, स्किन भी हो सकती है, सेल भी हो सकते हैं, जो कि इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे और ये एक्ट करेंगे एज ट्रांसड्यूसर। जब ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं तो ये क्या चीज़ जनरेट करेंगे, क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे? नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे। और फिर वो नर्व इम्पल्स कहाँ जाती है बेटे? वो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या आ जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके जो रिसेप्टर थे उन्होंने स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने नर्व इम्पल्स जो है वो भेजी, कहाँ भेजी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल सेंटर है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। क्या है? कंट्रोल सेंटर है किसका? पूरे नर्वस सिस्टम का। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक इसमें ब्रेन शामिल है, एक इसमें क्या चीज़ शामिल है? स्पाइनल कॉर्ड। ये पार्ट जो हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन, या फिर उनको क्या कहते हैं? इंटरन्यूरॉन कहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये नर्व इम्पल्स को बेटे पिक करेंगे, नर्व इम्पल्स को लेंगे, रिसीव करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद बेटे ये इफेक्टर्स को मैसेज भेजते हैं कि अब इफेक्टर ने आगे से क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई? उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ आती है, थर्ड पार्ट आता है, दैट इज़ नोन एज इफेक्टर्स। व्हाट आर इफेक्टर? इफेक्टर वो पार्ट हैं जो कि एक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नर्व इम्पल्स, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जिस तरह का ऑर्डर आया होता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने क्या करना होता है? रिस्पॉन्स शो करना होता है। इफेक्टर में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, दो इसकी एग्जांपल्स हैं इफेक्टर्स की। एक होते हैं मसल्स और एक होते हैं हमारे ग्लैंड्स। मसल और ग्लैंड जो है दे एक्ट एज इफेक्टर्स, ठीक है। मसल्स रिस्पॉन्स करेंगे या फिर ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे, और कैसा रिस्पॉन्स करेंगे? जैसा कि उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्डर आया होगा, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेटे डिफरेंट टाइप की यहाँ पे हमने चीज़ें पढ़ ली, कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। हमारे पास पहले आता है रिसेप्टर, फिर हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन द एंड हमारे पास क्या आएगा? इफेक्टर आएगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हैं हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक दो एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि ये किस तरह से पूरी अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। नर्वस जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो हमने अभी पढ़े हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है बेटे हमारे पेन रिसेप्टर, ठीक है। सपोज करो आपको कहीं भी स्किन में जो है, आप अपना हाथ, कॉमन एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आप अपना हाथ जो है, अपने हैंड को गलती से आप एक गर्म चीज़ को, गर्म बर्तन को टच कर लेते हो, ठीक है। जब आप किसी हॉट यूटेंसिल को, किसी गर्म बर्तन को आप ऐसे टच करोगे ना, तो क्या होता है कि आपके स्किन के जो पेन रिसेप्टर हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं हॉट स्टोव को,
और वो फ़ौरन से पहले क्या करेंगे, उन्होंने स्टिमुलाई डिटेक्ट किया, यानी कि चेंज डिटेक्ट किया। क्या चेंज था कि वो सरफेस क्या थी, ही गर्म थी। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फ़ौरन से पहले ये जो है रिसेप्टर्स ने इसको डिटेक्ट किया स्टिमुलाई को, और उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन भेजी किसको, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने और ब्रेन ने बेटे सिग्नल प्रोसेस किया और सिग्नल भेजा आपके आर्म को, यानी कि आपके बाजू को, ठीक है, आपके मसल्स को, इफेक्टर्स को। किसको मैसेज भेजा बेटे, इफेक्टर्स को मैसेज भेजा। आपके हाथ और आपका जो बाजू था उसको मैसेज भेजा, और हाथ और बाजू क्या थे, वो एग्जाम्पल थी किसकी, मसल्स की एग्जाम्पल है ना, और मसल्स क्या हैं, इफेक्टर्स हैं। इफेक्टर को मैसेज भेजा किसने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एकदम से क्या होता है, आपका बाजू यानी कि और आपका हाथ जो है वो पीछे हो जाता है। आप गर्म बर्तन को टच करते हो तो आप फटाफट अपना हाथ पीछे कर लेते हो ना, तो ये जो हाथ आपने पीछे किया, ये क्या हुआ कि स्टिमुलाई डिटेक्ट हुई, ठीक है, कहाँ गई, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर ने भेजी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, ऑर्डर दिया इफेक्टर को कि आपका जो मसल है, आपके जो हैंड है, आपके जो आर्म है, वो फ़ौरन से पीछे हो गए, ठीक है। ये देखो, ये पूरा फंक्शन परफॉर्म हुआ और ये कुछ सेकंड में काम हुआ, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वर्किंग थी, इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है बेटे कुछ सेकंड्स का जो है ये फंक्शन होता है। हमने अभी जो है रिसेप्टर्स पढ़े, रिसेप्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें हमारी आई आती है जो कि लाइट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। फिर रिसेप्टर में थर्मो रिसेप्टर भी हो सकते हैं। थर्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में, जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप गर्म चीज़ को, गर्म सरफेस को टच करते हो, देन व्हाट हैपन। उसके बाद क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर भी होते हैं। कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज़ में या फिर हमारी टंग में, जो कि स्मेल करते हैं या फिर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं, हमारी स्किन में भी प्रेजेंट हैं, जो कि टच को और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ें आ गई थी, एक आ गया ब्रेन और एक क्या आ गया बेटे, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या करता है, ये कम्प्लेक्स थॉट को प्रोसेस करता है, विजन को और वॉलंटरी मूवमेंट्स को। उसके बाद थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, डैट इज़ इफेक्टर। इफेक्टर्स को हम रिस्पॉन्डर्स भी कहते हैं। इनमें दो चीज़ें आती हैं। इफेक्टर्स का मेन काम क्या है कि ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनको मिलती हैं, और फिर उनके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या है, मसल्स और ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताई, ठीक है। ये एग्जाम्पल को आपने मस्ट जो है करना। इसके इसी तरह एग्जाम्पल है, जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो कि एकदम आप जब कैक्टस को हाथ लगाते हो तो आपको जब कांटे चुभते हैं तो फ़ौरन से पहले आपका हाथ पीछे हो जाता है। ये कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्या है, स्टिमुलस, आपका सबसे पहले रिसेप्टर आया, रिसेप्टर ने किसको बेटे भेजा मैसेज, नर्व इम्पल्स भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आपके इफेक्टर्स को मैसेज भेजा, और इफेक्टर में आपके ग्लैंड्स और इफेक्टर आते हैं, मसल्स आते हैं। आपके हैंड के मसल एकदम क्या होता है, आपका हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है। तो वो एक पूरा फंक्शन है, एक पूरी वर्किंग है जो हमने पढ़ी। इसी तरह अगर हम लोग जो हमने अभी फोटो रिसेप्टर पढ़ा था, एकदम अगर आप लोग सनलाइट की तरफ देखो ना तो फ़ौरन से पहले आपकी आइज़ ब्लिंक कर जाती हैं, आपकी आंखें फ़ौरन बंद हो जाती हैं। ये भी इसी चीज़ की एग्जाम्पल है। आपकी जो आइज़ के रिसेप्टर हैं वो इस चेंज को, इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और मैसेज भेजते हैं नर्व इम्पल्स के ज़रिए, किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टर्स को मैसेज भेजती है और आपकी आइज़ क्या हो जाती हैं, फ़ौरन से पहले बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की एग्जांपल थी कि हाउ रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक्ड हैं, किस तरह से सारी की सारी जो है इनकी वर्किंग हो रही है। इज़ दैट क्लियर, समझ आ गई, आगे चलें। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, डैट इज़, हमने अभी तक एग्जाम्पल पढ़ी ना जिसमें 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी। अभी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दी थी ना, उसमें हमने मसल्स पढ़े थे, इफेक्टर में मसल्स पढ़े थे। इसी तरह बेटे ग्लैंड्स भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल की है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इम्बैलेंस हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एकदम से राइज कर जाता है। जब हम खाना खा लेते हैं ना तो हमारा
जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आफ्टर ईटिंग क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो इस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं और नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा बेटे, वो पेनक्रियास को मैसेज भेजता है कि वो रिलीज़ करे इंसुलिन, ठीक है। और इस केस में जो इफेक्टर्स को मसल जाएगा, वो इफेक्टर क्या होंगे, लिवर के अंदर मसल सेल होंगे, ग्लूकोज अपटेक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो दोबारा से बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट आपको डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ। एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर जो हैं वो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है न्यूरॉन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं डिटेल से आपको कंप्लीट करवाऊंगी, समझाऊंगी। 15.2 न्यूरॉन, द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटीज इज एक्चुअली कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड cells called neurons, also called nerve cell. A neuron is the structural and functional unit of nervous system. Structure of neuron. There are many variations in the structure of neuron, but all neurons have the three basic components, that is cell body, dendrites, and axon. The cell body is an enlarged region of the neuron cell. That's nucleus of neuron, and most of its organelles are located in the cell body. The cytoplasm in the cell body is characterized by the presence of Nissl granules. These are grouped of ribosomes and rough endoplasmic reticulum. Dendrites are membrane-bounded extension of all cell body. Dendrite receive information from other neuron to other cell. They convert the information into nerve impulse and carry it toward the cell body. From cell body, the impulses are conducted away along an axon. Motor and interneuron receive impulse from many different sources simultaneously. That is why they possess highly branched dendrites. Axon is a long membrane-bounded extension of cell body. It transmits impulses away from cell body. A neuron may have a single axon or branching axon. The end of axon is called axon terminal. It may contact or communicate with the muscle cell, a gland, or an other neuron. नेक्स्ट टॉपिक जो अभी बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज न्यूरॉन। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली कैरिड आउट बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। स्पेशलाइज किस्म के सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है बेटे वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिससे हमने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। जब हम सेल पढ़ते थे तो हम कहते थे कि न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। इसी तरह से बेटे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है, डैट इज़ न्यूरॉन। व्हाट इज़ न्यूरॉन, इसके बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ना है। पहली चीज़ हमने बता दी कि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। देयर आर मैनी वेरिएशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, ठीक है। ऑल न्यूरॉन हैव 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हर न्यूरॉन के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। इन तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग डिटेल से हम पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि हर न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन बेटे स्पेशलाइज सेल्स हैं। दे आर स्पेशलाइज सेल जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम के, ठीक है। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अलग अलग से इन तीनों को अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है सेल बॉडी। व्हाट इज सेल बॉडी? इनलार्ज रीजन, न्यूरॉन सेल का सबसे बड़ा इनलार्ज रीजन, इनलार्ज का मतलब होता है सबसे बड़ा रीजन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं।
सेल बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के बेटे सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा विद इन द सेंटर ऑफ सेल बॉडी न्यूक्लियस जो है वो भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशलाइज टाइप के साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, निसल ग्रेन्यूल्स क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स मिलके जो है वो एक ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, डेट इज नोन एज निसल ग्रेन्यूल्स। तो हमने यहाँ पे पहली चीज़ पढ़ ली, डेट इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, इन लार्ज स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है बेटे, ये स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन का। सेल बॉडी के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज निजल्स ग्रेन्यूल्स। निजल ग्रेन्यूल्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बेसिक कंपोनेंट जो हमारे पास न्यूरॉन का आएगा, डेट इज़ नोन एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या हैं, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक्सटेंशन है, सेल बॉडी के अंदर से एक्सटेंशन निकली हुई है, या आप ये कह सकते हो सेल बॉडी के इर्द गिर्द से रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकला होता है। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये डेंड्राइट्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये बेटे इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं एक न्यूरॉन से और उनको अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। यानी कि इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर इनको दूसरी सेल बॉडी की तरफ लेके भी जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम सेल बॉडी द नर्व इम्पल्स जो हैं वो कंडक्टेड होंगी, आगे जाएंगी। यानी कि पहले डेंड्राइट्स, मैं आपको सारी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी। डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ना इसकी, तब मैं आपको फर्दर इसको जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन मैंने आपको क्या बता दिया कि डेंड्राइट्स जो हैं दे आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी की एक्सटेंशंस हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं और दूसरे सेल्स तक लेके जाती हैं। ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती हैं इनटू नर्व इम्पल्स और इनको कैरी करती हैं टुवर्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी से इम्पल्सिस जो हैं वो कंडक्टेड होंगे अलोंग द एक्सॉन, आगे एक्सॉन भी स्ट्रक्चर आता है, वहाँ तक ये नर्व इम्पल्स जाती हैं। मोटर और इंटर न्यूरॉन जो है वो इस इम्पल्स को रिसीव करेंगी। ठीक है, और आगे फर्दर जो है वो लेके जाएंगी। डेंड्राइट्स जो हैं बेटे दे आर हाईली ब्रांच, ब्रांच का मतलब है यानी कि एक डेंड्राइट निकली, डेंड्राइट से अगली डेंड्राइट, उससे अगली, जैसे रूट्स की एक्सटेंशन होती है ना, एक रूट है, रूट से प्राइमरी रूट्स निकली हैं, सेकेंडरी रूट्स निकली हैं, टर्शियरी रूट्स निकली हैं, इसी तरह डेंड्राइट्स की भी एक्सटेंशन होती है, एक डेंड्राइट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से इनकी एक्सटेंशन जो है वो बेटे निकलती रहती हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आता है, एक्सॉन आता है। ठीक है, किसका, न्यूरॉन का थर्ड पार्ट इज नोन एज एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग और मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक्सटेंशन है किसकी, सेल बॉडी की। सेल बॉडी से एक लॉन्ग लंबी सी मेम्ब्रेन बॉडी एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये नर्व को बेटे ट्रांसमिट करेगी, यानी कि नर्व कहाँ से आ रही है, डेंड्राइट्स जो हैं वो इस लेके आ रहे हैं ना, वो इस नर्व को ट्रांसमिट करती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से अवे लेके जाती है, आगे लेके जाती है। ठीक है, एक्सॉन के एंड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, और ये कंटेक्ट करेगी और कम्युनिकेट करेगी विद डिफरेंट टाइप ऑफ मसल सेल्स, ग्लैंड सेल्स और दूसरे डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आगे भी है, हमने इसको डिटेल से पढ़ना है, मैं वो भी आपको सारा कुछ डिटेल से पढ़ाऊंगी। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फर्दर आगे भी चलेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, डेट इज़ नोन एज न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के 3 मेन कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी पढ़ाई, डेंड्राइट्स मैंने आपको पढ़ाया, इन द एंड मैंने आपको एक्सॉन पढ़ाया। आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, इधर डायग्राम की तरफ आओ ज़रा। ठीक है,
दिस इज़ द डायग्राम, या आप कह सकते हो मॉडल ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लैरिटी आए। ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये जो आपको सेल बॉडी, ये जो सेंटर में नज़र आ रही है, यहाँ पे गौर करें, ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है विद इन द सेंटर, दिस इज़ नोन एज सेल बॉडी। ये क्या चीज़ है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या चीज़ें प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? डिफरेंट टाइप की सेल बॉडीज़। और इसके अलावा मैंने आपको वो भी ग्रैन्यूल्स पढ़ाए थे ना, ये देखें यहाँ पे लिखे हुए हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? सेल बॉडी होगी। फिर हमने पढ़ा सेकंड चीज़ दैट इज़ नोन एज डेंड्राइट्स। मैंने आपको बताया था सेल बॉडी के इर्द गिर्द से एक्सटेंशंस निकल रही हैं, रूट लाइक एक्सटेंशंस, या आप लोग हेयर लाइक एक्सटेंशन कह लो। ये देखो, ये लंबी सी एक्सटेंशन निकली है, बिल्कुल इसी तरह जैसे रूट्स निकलती हैं, ठीक है। इन रूट लाइक एक्सटेंशंस को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। और आगे फर्दर भी इनकी एक्सटेंशन निकलती है, एक निकली है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से ये निकलती रहती है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था डैट इज़ नोन एज एक्सॉन। सेल बॉडी से एक लॉन्ग सेल, एक लॉन्ग मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर निकलता है। ये जो लॉन्ग सेल लंबा सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज एक्सॉन। बेटे ये जो है ये एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर छोटे छोटे से सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेल्स प्रेजेंट हैं। दी सेल्स आर नोन एज शॉन सेल्स, ठीक है। और एक्सॉन जो है ये क्या करती है? नर्व इम्पल्स को यहाँ से लेगी और इसको अवे कर देगी, यहाँ से दूर ले जाएगी फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। ये एक्सॉन है। एक्सॉन का जो एंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। अच्छा, ये आपको एक्सॉन का इन लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं ना, ये जो मैंने इधर भी सेल्स बताए, दी सेल्स आर नोन एज शॉन सेल्स। क्या कहते हैं इनको? हम शॉन सेल्स कहते हैं। शॉन सेल्स के अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ शॉन सेल्स। इसके इर्द गिर्द एक छोटी सी सीट प्रेजेंट है डैट इज़ नोन एज माइलिन सीट। और सेंटर में क्या चीज़ है? एक्सॉन है, जो भी हमने पढ़ा। एक्सॉन के इर्द गिर्द सेल प्रेजेंट है डैट आर नोन एज शॉन सेल, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। और वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पे दो शॉन सेल आपस में बेटे कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और उस नोड को हम लोग क्या कहेंगे? नोड ऑफ रणवीर कहेंगे, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, जो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग एक्सॉन का स्ट्रक्चर जो है, एक्सॉन का कह रही हूँ, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसकी लेबलिंग मैं करूँगी और उसी को सारा एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे। आपने ये तमाम चीज़ें जो है डिटेल से पढ़नी है। हमने रिसेप्टर्स पढ़े, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़े? इफेक्टर पढ़े, एंड इन द एंड हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी आज डिटेल से पढ़ा। इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करो। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। सेकंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।